इस कार्यक्रम में उपस्थित शौर्य शक्ति फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, आरएसके इंटर कॉलेज के सभी पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित इस देश की मातृशक्ति जिनके लिए कार्यक्रम रखा हुआ है, मैं आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जब से मैं कार्यक्रम में बैठा हूं तब से इस देश की मातृशक्ति और देश की ऊर्जा को मैं लगातार देख रहा हूं। जितनी ऊर्जा आप लोगों के अंदर है, अगर वो सही दिशा में जाए तो एक बेहतर भारत का निर्माण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहनों, ये कार्यक्रम आपका है, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेकर के उसी पॉइंट पर रहना चाहूंगा जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, ताकि जब हम यहां से निकल के जाएं तो हम अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की बात सोच सकें। जो भी कौम, जो भी कम्युनिटी, जो भी समुदाय अपने अतीत को नहीं जानता, अपने इतिहास को नहीं जानता, तो वो कभी प्रोग्रेस नहीं करता। तो इसलिए बेहतर होगा कि जो नारी शक्ति है, इस कार्यक्रम का जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है, अगर मैं इसका नाम देता तो मैं नारी शक्ति दिवस देता, क्योंकि महिला बोलने में मुझे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है बार बार। नारी वो शब्द है जिसमें अपने आप सम्मान दिखता है, जिसमें अपने आप ममता दिखती है, जिसमें अपने आप प्यार भी दिखता है, सिर्फ शब्द में ही दिखता है। इसलिए बार बार मुझे महिला बोलने में थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। तो अगर मैं होता तो इसको मैं नारी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से बोलता। आज जो आप लोगों का इतिहास है उसको आप जानेंगे तो उससे बेहतर आप कर सकते हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का टीचर भी हूं, तो उसको मैं टेक्नोलॉजी से कोरिलेट भी कर सकता हूं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट तब बनता है जब अपने पास से सीखता है, जिसको लर्निंग कहते हैं, लर्निंग आउटकम भी कहते हैं। नारी का जो इतिहास रहा है, मैं अभी 15-20 दिन पहले फेसबुक के एक पोस्ट पे देखा था कि सती प्रथा जो आपके बीच में था, एक रिवाज, सती प्रथा कैसे मनाया जाता था, उसके पीछे का कारण क्या था, उसको जब आप लोग जान लोगे तो ये पता चल जाएगा कि जो नारी का समाज के प्रति जो नजरिया था, जो समाज नारी के बारे में सोचता था, उसका नजरिया एक बार आपको क्लियर मिल जाएगा। सती प्रथा वो प्रथा थी, अगर किसी पत्नी का पति किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाए या देहांत हो जाए तो उसे उसकी चिता पर ही जलना होता था। यह सती प्रथा थी। और कैसे करते थे इस काम को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस काम को करते होंगे, उस समय समाज को दिशा देने वाले लोग जिसको कहते हैं, नेतृत्व करने वाले लोग जिसको कहते हैं, वही लोग तो नियम बनाते होंगे। जैसे इस कॉलेज को चलाने के लिए प्रिंसिपल साहब हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो मुख्य हैं। किसी ट्रेन को चलाने के लिए इंजन है, वो मुख्य है। इंजन का डायरेक्शन जिधर जाएगा, डब्बे उधर चलते चले जाएंगे। तो इसी समाज में, इसी समाज के लोगों ने इस तरह की प्रथा चलाई जिसमें नारी को अपने पति की चिता पर जलना होगा। और ये बिल्कुल ठीक नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके उसके पीछे सोच क्या होगी ये मुझे नहीं पता। वो करते क्या थे कि जब उसके चिता को जलाने के लिए जब हम ले जाते थे डेड बॉडी को, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत मार्मिक दृश्य होता है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो जो पत्नी है वो वास्तव में दुखी रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसे क्या करते थे, कोई नशीली चीज खिलाते थे, भांग उस टाइम बोला जाता था उसे। तो जो लोग भांग कभी खाए हुए व्यक्ति को देखे होंगे या सुने होंगे, तो उसमें एक तरह की एक्टिविटी आती है, हंसने लगता आदमी, या अगर कुछ खाएगा तो ज्यादा खाने लगता है, या फिर जमीन पर लेट जाता है। तो उसको इतना भांग का गोला खिला देते थे उस समाज के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग कि वो महिला आगे आगे डेड बॉडी चलती थी, पीछे जमीन पर लौटने लगती थी। फिर वहां के बुद्धिजीवी लोग कहते थे कि ये महिला बिना पति के रह नहीं सकती।
इसलिए इसको सती प्रथा होना ही पड़ेगा, उसकी चिता पे जलना ही होगा। उसके बाद उसको उस चिता पर बैठाया जाता था। जब आप जलती हुई आग में बैठोगे, कभी सोच के देखना, मैं रोकते खड़े हो रहे हैं बोलते हुए, जब आप बैठोगे कितनी पीड़ा होगी आप बता नहीं सकते। फिर वहां पे म्यूजिक, जिसको संगीत कहते हैं, संगीत इतना तेज वॉल्यूम में बजाया जाता था कि उसकी चीख सुनाई ना दे और लगे कि वो खुशी खुशी चिता पे बैठ गई, क्योंकि वो पतिव्रता थी। उसके बाद जब वो चिता पे जलेगी तो ऑब्वियस सी बात, हो सकता है भगने लगे, हो सकता है कोई और एक्टिविटी हो सकता है आपके सामने जो लोग वहां देख रहे हो वो भी मतलब वितरित हो जाए कि ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है। आपके सामने कोई आदमी जल रहा हो तो आपको भी हो सकता देख ही ना पाओ। तो ये क्या करते थे, चिता में लोबान एक पदार्थ होता है, अगर उसको आग में डाल दो तो बहुत सारा धुआं निकलता है, और चंदन की लकड़ी से भी लगभग कुछ इस तरह का धुआं निकलता है। जो लोग वहां जाते हैं जानते होंगे, मैं जानता हूं। तो उस पर लोहबान की मात्रा इतनी ज्यादा होती थी कि वो इतना धुआं होता था कि आप उस लेडीज को देख ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद वो चिता पे बैठकर जल जाती थी और ये समाज कहता था कि ये सती प्रथा बहुत अच्छा रिवाज है। लेकिन आप लोगों ने अपनी मजबूती से, अपनी सूझबूझ से, अपने सोच से, अपनी शक्ति से, जिसको नारी शक्ति कहते हैं, इस प्रथा को खत्म करवाया। उसमें पुरुषों का कोई योगदान मुझे ज्यादा नहीं दिखता है। अगर आप लोगों की इच्छा नहीं होती तो ये नहीं खत्म होता। तो ये आपका इतिहास था, और आज आप लोगों ने अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, अगर मैं भारत नहीं पूरे विश्व की बात करूं तो भारत में प्रतिभा पाटिल जी भारत की राष्ट्रपति बनी थी। अपने देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो महिला सती प्रथा के उस चिता से उठकर किसी देश के सर्वोच्च पद तक भी गई है। तो ये आप लोगों का स्पिरिट है, आप लोगों की काबिलियत है, आप लोगों का साहस है, ये आपका इतिहास है। आज हम इस दिवस पर अगर अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, आगे की योजनाओं को नहीं बनाएंगे, तो आने वाले समय में आप कैसे आगे बढ़ोगे, इसकी रूपरेखा नहीं बन पाएगी। मैं चाहता तो भाषण शुरू करते ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे देता, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं कैसे शुभकामनाएं दूं जब इसी भारत देश में निर्भया कांड भी होता है। अभी एक बहन बोल रही थी, इसी भारत देश में निर्भया कांड होता है, 2012 की घटना कोई पुरानी नहीं है। इसी देश में हाथरस कांड होता है, और इसी देश में ही, इसी प्रदेश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग एक बेटी की चिता को रात में जला देते हैं, जबकि हिंदू धर्म में सूरज छुपने के बाद कभी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ये सत्ता संरक्षित गुंडे जो होते हैं, जिसको पुलिस कहते हैं, इन्होंने काम किया। किसके इशारे पे किया, क्यों किया, हमें जानना होगा। किसी विशेष पार्टी से प्रेरित नहीं होना होगा, किसी विशेष आदमी से प्रेरित नहीं होना होगा, लेकिन निष्पक्ष रूप से आपको कहना होगा कि ये सही है, ये गलत है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप लोगों को फूट फूट के बधाई दे रहा होता। इसको रोकने के लिए आप सभी लोग मिलके, पुरुषों के भरोसे आपका जीवन नहीं चलेगा, महिलाओं को आगे आना ही होगा। आशुतोष भाई बता रहे थे कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राजनीति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम आपकी तरह थे, सब बहनें ही हैं इसमें, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं शायद इसमें, इतना बड़ा नहीं हूं बेटी बोल दूं, सारी बहनें हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे दिमाग में एक बात थी कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है। क्यों? क्योंकि राजनीति करने वाले लोग उसकी मलाई को खा करके बाहर एक नया रैपर बना दिए हैं कि बहुत गंदी है, इसके अंदर मत जाओ। क्योंकि अगर आप जाओगे तो उनका हिस्सा कम हो जाएगा, महिलाएं जाएंगी तो पुरुष का हिस्सा कम हो जाएगा। तो उसे तोड़ने का काम करना होगा। जब तक हमारा नेतृत्व सही हाथों में नहीं होगा, तब तक आप लोग बहुत अच्छा नहीं कर सकते। मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाता हूं, अच्छी शिक्षा ली है, गवर्नमेंट कॉलेज सारी पढ़ाई की है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग देश के हर सेक्टर में, जैसे अभी एक बहन
बोल रही थी, ये शायद पिछले कार्यक्रम में भी आई थी लड़की वो जो बोल रही थी, जो गाना गा रही थी। कंपोजिशन देखो इसका, क्या से क्या हो गए देखते देखते वाला जो गाना है, मुझे पूरा याद नहीं, जो कि म्यूजिक मैं नहीं जानता, मैं गा नहीं पाता, पर इसका कंपोजिशन देखिए, कंपोजिशन को बिल्कुल मिलाया इसने। उसके बाद इसको पूरा कंपोजिशन याद भी है, ऐसा नहीं कि पढ़ देख के बोल रही थी, उसको याद था पूरा। यानी इसने कंपोजिशन भी बनाया और उसको गाया भी और याद भी किया। आमतौर पे जो डबिंग होती है गानों की, आप देखते हो कि जो गायक होता है उसके सामने रखा होता है ऐसे, उसको पढ़ के गाता है, पर पढ़ नहीं देंगे। तो क्या ये उनसे आगे नहीं है? ये प्लेटफॉर्म कौन देगा? वास्तव में ये प्लेटफॉर्म देने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार हमारा इंजन है, इंजन नहीं चलेगा तो डब्बा नहीं चलेगा। डब्बा कितना भी मजबूत हो जाए पर इंजन नहीं बन सकता। तो अगर ये लोग नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर जो लोग, जो प्रतिभाएं हैं वहीं पर रुक जाएंगी। मैं आजकल ज्यादातर इसी तरह कार्यक्रमों में जाता हूं। बागपत का जो एरिया है, बुलंदशहर का जो एरिया है, इधर बड़ौत वगैरह का जो एरिया है, अगर आप रोड पे निकल जाओ, इधर हाईवे पे भी मैं देख लेता हूँ, जेवर वगैरह में बच्चे दौड़ते हुए मिल जाते हैं, नंगे पांव। नंगे पांव अगर कोई 10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा है तो क्या वो उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है? अगर सिस्टम ठीक से चल रहा होता, सारी भर्ती ट्रांसपेरेंट होती, सरकार की इच्छा शक्ति होती, सरकार की मतलब सारी सरकारों की, किसी एक की मैं नहीं कर रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा, सारी सरकारों की अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो हमारे युवा जहां जाना चाहते थे उतने अवसर आज भी उपलब्ध हैं। जितने उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी है उससे कम बच्चे हैं हमारे पास, अगर सरकार इसको भरना चाहे, लेकिन नहीं भरती है। अब ये सब हो क्यों रहा है? अब एक 3 दिन पहले परसों की घटना है, प्रयागराज धार्मिक प्लेस है, धार्मिक स्थान है, प्रयागराज की घटना है। एक मासूम बच्ची यूनाइटेड मेडिसिटी सेंटर, जिसके इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलते हैं, उसमें भर्ती हुई। उसको ऑपरेशन करना था, पेट में दर्द था, इसी शिकायत से भर्ती हुई, उसको ऑपरेशन होना था। 30,000 रुपए की डिमांड अस्पताल ने किया। उनके पास 20,000 रुपए किसी तरह से इंतजाम हो पाया, तो 20,000 लेकर के बच्चे को ओटी में भेज के ऑपरेशन कर दिया। फिर बोले 10,000 रुपए और लाओ। वो शायद मजदूर थे या गरीब थे, उनके पास 10,000 रुपए नहीं थे। आखिर 20 तो दिया ना, 10 ही नहीं दी, 10 नहीं दिया बस। 10 ना देने की वजह से उस बच्ची को, मासूम बच्ची को ओटी सेंटर से बाहर निकालकर उसकी सिलाई नहीं लगाई, जहां जो कट लगा हुआ था उसकी स्टिचिंग नहीं किया। अब ऐसे देश में मैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देती? और वो बच्ची अंतिम सांस ले ली, अपने पिता की गोद में तड़प के मर गई। ये कौन से लोग व्यवस्था की बात करते हैं? कहां है इनकी व्यवस्था? शिक्षा में निजीकरण हुआ तो देश का यह हाल हो गया। शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि गरीब आदमी पढ़ ही ना पाए। अगर तुम पढ़ लोगे तो नौकरी मांगोगे, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि पढ़ाओ ही नहीं। जब पढ़ोगे नहीं नौकरी कहां से मांगोगे? फिर सरकार फेल नहीं मानी जाएगी, सरकार पास मानी जाएगी, क्योंकि जितने नौकरी मांग रहे हैं उनको नौकरी दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है, एक तो शिक्षा है। शिक्षा में जो निजीकरण है, मैं उसको विस्तार से आपको कितने बड़े बड़े घोटाले हैं 5 घंटे बात कर सकता हूं। और देश के प्राइवेट संस्थान से लेकर के IIT तक की मैं बात करता हूं। सबके घोटाले मेरे पास हैं, विद प्रूफ है, कोई एक बात मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। और ये सब काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, आप जैसे युवाओं के लिए कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में आपको वो मुश्किल ना हो जो मुझे होती है। दूसरा जो सेक्टर है स्वास्थ्य है। मैंने उदाहरण बताया, इससे घिनौना उदाहरण आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। उस अस्पताल का लाइसेंस अगर आज ना करे सरकार, तो इसका मतलब है सिस्टम ठीक होने में हो सकता है कि मैं ना देख पाऊं, मेरी जिंदगी निकल जाए, आपकी भी हो सकता निकल जाए। तो ऐसा जो सिस्टम बन रहा है उसको सही कौन करे? सही करने के लिए इस हॉल में जितने लोग बैठे हो, आपको करना होगा। अब आप दोनों हाथ उठा के बताओ कि जहां भी आप जाओगे, चाहे आप पुलिस की नौकरी करते हो, चाहे आप IAS बन जाते हो, चाहे आप इंजीनियर बन जाते हो, चाहे आप डॉक्टर बन जाते हो, चाहे आप पायलट बन जाते हो, कुछ भी करते हो XYZ, लेकिन मानव मूल्यों की रक्षा के लिए आप काम करते रहोगे। ये दोनों हाथ खड़ा करके बताओ कि हम ये काम करेंगे। दोनों हाथ आपका उठना चाहिए, बिल्कुल मजबूती से उठना चाहिए। मैं 100% कहता हूं कि ये राष्ट्र का निर्माण है।
वास्तविक निर्माण ये है और होकर रहेगा। जब देश के सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं है, तब उस देश का युवा जागता है और उनको भी सिखाता है, जिसके लिए काम करते उनको भी सिखाता है। यही काम हमें करना होगा। शिक्षा तो लेनी होगी। शिक्षा में भी दो तरह की शिक्षा है, एक तो साक्षरता है, दूसरी शिक्षा है। साक्षरता का मतलब आपने पढ़ना लिखना सीख लिया। शिक्षा का मतलब आपके अंदर संस्कार भी होने चाहिए, देश के प्रति संवेदना होनी चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए और सिस्टम के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आप शिक्षित नहीं हैं, आप साक्षर हैं। आपको शिक्षित बनना होगा, तभी इस देश का कुछ हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकता है। मैं खुद जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे रहूंगा, कभी भी आप लोगों में से अगर कोई टेलीफोन करके बोलेगा कि मैं आरएसके इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आई थी, मुझे इस मदद की आवश्यकता है, अगर मैं उस लायक हूं तो बस आपको इतना ही बताना होगा कि मैं इस कार्यक्रम में मिली थी या आपके बात को मैंने सुना था, हम भी वहां पे मौजूद थे, तो मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। जहां भी रहूंगा मैं पूरी मदद करूंगा। लेकिन जब एक कोई आदमी आगे चला जाए, जैसे बहन जी ऑस्कर अवार्ड विजेता हैं, वो बता रही थी, अगर ये चाहती ऑस्कर अवार्ड जीत गई, अमेरिका से लौट आई, बढ़िया नोएडा में घर बनवाती, आराम से रहती, आपके बीच में आने की क्या हो सकता थी, जैसे दुनिया चलती रहती। लेकिन उन्होंने इसको महसूस किया कि हम जहां से उठ के आते हैं उसके प्रति हमारी जवाबदेही होती है। अगर हम उसमें कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब हमारी शिक्षा अधूरी रह गई। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं जिस परिवेश से निकल के आया हूं, मेरा जो लेवल है वो 0 है। जो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हॉल में कोई भी बच्चा उस पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नहीं बैठा होगा। उदाहरण में बता देता हूं कि मेरे माता पिता दोनों अनपढ़ थे, माता जी का देहांत हो गया है। ऐसा कोई बच्चा है जिसके माँ बाप दोनों अनपढ़ हों? एक बेटी देखो दिख रही है, हम दोनों बराबर हैं, इसका मतलब बाकी एक तो कोई नहीं दिख रही है। आप लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं होना है। एक चीज मैं और बता देता हूं आज आपके मजे की बात, जो व्यक्ति धरातल पर होता है, शीर्ष पर जाने की संभावना सबसे ज्यादा उसी की होती है। क्यों? क्योंकि उसे खोने के लिए कुछ नहीं होता है, वो जिंदगी में रिस्क लेता रहता है। अब्दुल कलाम का नाम ले लीजिए, नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव का नाम ले लीजिए, ये 0 वाले लोग थे। बीच वालों का नाम मैं बताता हूं, राहुल गांधी, ये बीच वाले हैं, तो पता नहीं ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग 0 लेवल पे होते हैं, उनके पीक पर पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग इस काम को बखूबी करिए, अपना भाई समझ के। मुझे समाज ने तो दिया, अगर मेरे घर में माता पिता अनपढ़ थे, पढ़ने की जो प्रेरणा मिली समाज से तो मिली, आप जैसे लोगों ने तो दिया। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने तो कहा कि भाई पढ़ो तुम। और मैं जहां जहां गया, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि मुझे हर प्लेटफॉर्म पे लोगों ने मदद किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में हर किसी की मदद करूं। ठीक है? अब देखो ऐसा है, वो बेटी रो रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मजबूत रहो तुम, ठीक है? रोने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समाज है, हमेशा रुलाएगा, लेकिन रोना नहीं है। जितने मजबूत इरादों से निकल के बाहर आओगे, उतना निखरोगे आप। तो आप लोग